आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ चतुर सेन शास्त्री जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है ना मालूम सी एक खता। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने उसी फागुन में सलीमा से ब्याह किया था। सल्तनत के झंझटों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ प्रेम और आनंद की कल्लोल करने वे सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध से नहा रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदनी में बाहर दिखा रही थी। आराम बाग के महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। मोती महल में एक कमरे में समादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलीमा रात का सौंदर्य निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी कम खाप की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोती के समान था। उसकी देह की गठन निराली थी। मरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे दगदग चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन फर्श पर बिछा हुआ था, जो पैर रखते ही हाथ भर नीचे धंस जाता था। सुगंधित मसालों से बने समादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे थे। संगमरमर के अधरों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुथी हुई नाग केसर और चंपा की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी सुगंध से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरी की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार पर गए थे। इतनी रात होने पर भी नहीं आए। सलीमा खिड़की में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। सलीमा ने उकताकर दस्तक दी। एक बांदी दस्त बस्ता हाजिर हुई। बांदी सुंदर और कमसिन थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कपकपाते हुए स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। बांदी ने बंसी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम पड़ता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुफ्त उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला धरा। बेगम ने कहा, उफ, ये तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं? बांदी ने नम्रता से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तबोल और मिला दे। साकी ग्लास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तबोल मिलाया और एक चीज और मिलाई। फिर वो सुबसित मदिरा का पात्र बेगम के सामने ला धरा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा अब सुनो, तूने कहा था कि तू मुझे बहुत प्यार करती है। सुना, कोई प्यार का ही गाना सुना दे। इतना कह और गिलास को गलीचे पर लुढ़काकर मदमाती सलीमा उस कोमल मखमली मसनद पर खुद भी लुढ़क गई और रस भरे नेत्रों से साकी की ओर देखने लगी। साकी ने बंसी का सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। दुख हुआ मैं कहा से कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक साकी की बंसी कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे साकी खुद भी रोने लगी। साकी मदिरा और यौवन के नशे में चूर होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसका गाल एकदम शुष्क लाल पड़ गया है और पान से रंगे होंठ रह रहकर फड़क रहे हैं। सांस की सुगंध से कमरा महक रहा था, जैसे मंद पवन से कोमल पत्ती कांपने लगती है। उसी प्रकार सलीमा का बच स्थल धीरे धीरे कांप रहा था। पसीने की बूंदें ललाट पर दीपक के उज्जवल प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही थी। बंसी रखकर साकी क्षणभर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें चलने लगी, कंठ सूख गया। वो घुटने के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। इसके बाद झुककर उसने बेगम का मुंह चूम लिया। फिर जो ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा तो पाया खुद बादशाह पीछे खड़े होकर उसकी करतूत, अचरज और क्रोध से देख रहे थे। साकी को सांप डस गया। वो हद बुद्धि की तरह बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है?
और ये क्या कर रही है? साकी चुपचाप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। साकी ने धीमे से कहा, जहां पना कनीज अगर कुछ जवाब ना दे तो? बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी हिम्मत? उन्होंने फिर कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे निवस्त्र करके कोड़े लगाए जाएंगे। साकी ने कांपते सर में कहा, मैं मर्द हूं। बादशाह की आंखों में सरसों फूल उठी। उन्होंने अग्नि से भरे नेत्रों से सलीमा की ओर देखा। वो बेसुध पड़ी थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। उनके मुख से निकला उफ, और तत्काल उनका हाथ तलवार की मूठ पर गया। फिर उन्होंने कहा, दोजक के कुत्ते, तेरी ये मजाल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, मादूम। एक भयंकर रूप वाली ततारी औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूत को तहखाने में डाल दो ताकि बिना खाए पिए ये मर जाए। मादूम ने अपने कर्कश हाथों से युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर बाद दोनों एक लोहे के मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। तातारी बंदी ने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। कोठरी की गज कैदी का बोझ ऊपर पड़ते ही कांपती हुई नीचे धसकने लगी। सुबह हुआ। सलीमा की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी। बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। सलीमा ने पुकारा, साकी, प्यारी साकी, बड़ी गर्मी है, जरा खिड़की तो खोल दो। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने सलीमा की बात नहीं सुनी। सलीमा ने जरा जोर जोर से पुकारा। जवाब न पाकर सलीमा हैरान हुई। वो खुद खिड़की खोलने लगी, मगर खिड़कियां तो बाहर से बंद थी। सलीमा ने विस्मय से मन ही मन कहा, क्या बात है, सारी लड़कियां कहाँ चली गईं? वो द्वार की तरफ चली। देखा एक तातारी बंदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी थी। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। सलीमा ने क्रोध से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इंतला क्यों नहीं दी गई? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? जीनत महल के दौलत खाने में। सलीमा के मन में अभिमान हुआ। उसने कहा, ठीक है, खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है वो मोहब्बत को क्या समझेंगे? तो अब जीनत महल की किस्मत खुल गई। तातारी स्त्री खड़ी चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। सलीमा फिर बोली, मेरी साकी कहाँ है? कैद में। क्यों? जा पना के हुक्म से। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दो, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं। तब क्या मैं भी कैद में हूँ? जी हाँ। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो लौटकर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहरकर उसने एक खत लिखा। खत में उसने लिखा कि हुजूर, कसूर माफ फरमाएं। दिन भर थकी होने से ऐसी बेसुध हो गई थी कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न हो सकी, और मेरा जो काम कर रही थी साकी, उसे बख्श दिया जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे बाजूबी तौर पर नहीं देकर भारी कसूर किया है, मगर वो नई कमसीन गरीब और दुखिया है। चिट्ठी बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह ने आगे होकर कहा, लाई क्या है? बंदी ने दस्तबस्ता अर्ज की, खुदाबंद सलीमा बीबी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद खत में एक ठोकर मारकर उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बंदी सलीमा के पास लौट आई। बादशाह का जवाब सुनकर सलीमा धरती पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों दिन बीत गए। दिन छिपने लगा। सलीमा ने खाए, बादशाहों की बेगम होना भी क्या बदनसीबी है। इंतजारी करते करते आंखें फूट जाएं, मिन्नतें करते करते जमान खिंच जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। फिर भी इतनी सी बात पर कि जरा सा मैं सो गई, उनके आने पर जग ना सकी, इतनी सजा, इतनी बेइज्जती। मैं बेगम क्या हुई? जीनत और बंदियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुख दिखाने लायक कहाँ रही मैं? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस मैं किसी गरीब किसान की औरत क्यों न हुई। धीरे धीरे स्त्रीत्व का तेज अपनी आत्मा में उदय हुआ। गर्व और दृढ़ प्रतिज्ञा के चिन्ह उसके नेत्रों में छा गए। वो सरपड़ी की भांति चोट खाकर खड़ी हुई और उसने एक और खत लिखा।
दुनिया के मालिक आपकी बीबी और कनीज होने की वजह से आपके हुक्म मानकर मैं मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मल्लिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों की कोई कदर नहीं। उन्हें नाचीज समझना उनकी एक बेवकूफ़ी है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, सिर्फ एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। खत को इत्र से भिगोकर ताजे फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया गया कि जिससे किसी की उस पर फौरन ही नजर पड़ जाए। इसके बाद उसे जवाहरात की पेटी से एक बहुमूल अंगूठी निकालकर कुछ देर आंखें गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी को नजर बाग में टहल रहे थे। 2-3 खोजे घबराए हुए आए और चिट्ठी पेश करके अर्ज की, हुजूर गजब हो गया, सलीमा बीबी ने जहर खा लिया और वो मर गई। क्षण भर बादशाह ने खत पढ़ लिया। झपटे हुए सलीमा के महल पहुंचे। प्यारी दुल्हन सलीमा जमीन पर पड़ी थी, आंखें ललाट पर चढ़ गई थी, रंग कोयले के समान काला हो गया था। बादशाह से ना रहा गया। उन्होंने घबराकर कहा, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धीमे से कहा, जहे किस्मत। बादशाह ने नजदीक बैठकर कहा, सलीमा, बादशाह की बेगम होकर तुमने ये क्या कर डाला? सलीमा ने कष्ट से कहा, हुजूर मेरा कसूर बहुत मामूली था। बादशाह ने कड़े स्वर में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द को भेष बदलकर रखना मामूली कसूर समझती हो। कानों पर यकीन नहीं करता, मगर आंखों देखी को झूठ नहीं मान सकता। तड़पकर सलीमा ने कहा, क्या? बादशाह डरकर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पे हो। ये जवान कौन था? सलीमा ने अचंभित होकर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से में कहा, जिसे तुमने साकी बनाकर अपने पास रखा था। सलीमा ने घबराकर कहा, हैं? क्या वो मर्द था? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच नहीं जानती? सलीमा के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे। तब वो मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, अब तो मुझे कुछ भी शिकायत नहीं। इस कसूर की तो यही सजा मुनासिब है। मेरी बदगुमानी माफ करिए। मैं अल्लाह के नाम पर पड़ी कहती हूँ कि मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि वो मर्द था। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, प्यारी सलीमा, तुम बेकसूर हो। और वो रोने लग गए। सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रखकर कहा, मालिक, जिसकी उम्मीद न थी, मरते वक्त वो मिल गया मुझे। कहा सुना माफ कर दीजिए, और एक अर्ज आपसे कर रही हूँ कि उस साकी को छोड़ दीजिए। इसके बाद सलीमा की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में वो ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बादशाह बालक की तरह रोने लगे। गजब के अंधेरे में सर्दी में युवक भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक घोर चित्कार करके किवाड़े खुले। प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहखाने में भर गया। बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? युवक ने तीव्र स्वर में पूछा। कौन? जवाब मिला, बादशाह। युवक ने कुछ अदब किए बिना कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं। क्यों तशरीफ लाए हैं यहाँ पे? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुपचाप रहकर युवक ने कहा, सिर्फ सलीमा को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ। सुनिए, सलीमा जब बच्ची थी तब मैं उसके बाप का नौकर था। तभी से मैं उसे प्यार करता हूँ। सलीमा भी प्यार करती थी, पर वो बचपन का प्यार था। उम्र होने पर सलीमा पर्दे में रहने लगी और फिर वो शहंशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल ना सका। 5 साल तक पागलों की तरह भटकता रहा। अंत में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजारने का इरादा था। उस दिन उज्जवल चांदनी, सुगंधित पुष्प राशि, शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया था। उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खताबार हूँ। सलीमा इस विषय में कुछ नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद वे बिना दरवाजा बंद किए धीरे धीरे चले गए। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए थे। बादशाह सलीमा के कमरे में दिन रात रहते थे। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफेद कब्र बनी थी। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में उसी चौकी पर बैठे बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते थे। किसी को पास आने का हुक्म नहीं था।
जब आधी रात हो जाती तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती थी। बादशाह साफ साफ सुनते थे, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा था, दुखवा मैं कासे कहूँ सजनी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।